गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट। सब्जेक्ट आपका है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पालमपुर गांव की एक कहानी। चलो फिर तो कहानी पढ़ते हैं बच्चों। देखो, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है कि मतलब उत्पादन कैसे होता है, क्या होता है, जो भी चीज़ होगी इसके अंदर बताई जाएगी बच्चों आपको। और एक ऐसा काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उत्पादन से संबंधित कुछ बताएंगे आपको। वो कैसे बताएंगे? गांव कहानी ले रहा है पालमपुर की बच्चों। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। मतलब वहाँ क्या है, खेती जो है ना, जीविका पर्जन, खाने पीना अगर कुछ मिल रहा है तो वो खेती के द्वारा। भाई वहाँ के लोग अधिकतर खेती करते हैं, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तर है, विनय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। खेती तो वहाँ पर मुख्य बहुत की जाती है और बाकी भी थोड़ा बहुत कर लिया जाता है। अब क्या होता है बच्चों कि उन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी। अब जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी बच्चों। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। अब पालनपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं। समायोजित मतलब होता है इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, उन्हें कैसे यूज किया जाता है बच्चों। आइए परिचय में पढ़ते हैं। पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों में भलीभांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर क्या है, वो आसपास के जो गांव है और कस्बों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। वहां पर क्या होता है, आदान प्रदान चलता रहता है कि आप इसका उत्पादन करो, वो उसका, इधर उधर की चीजें जाती रहती है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर में 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पालनपुर से कितना है बच्चों, वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ये क्या करता है, कोई प्रत्येक मौसम में ये क्या करता है, ये जो सड़क होती है वो गांव को कहाँ जोड़ती है, रायगंज, और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर क्या होता है बच्चों कि इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। वो ये कि हम बेचने के लिए जाते होंगे। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। कोई बात नहीं। वो कहता है कि इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं यहाँ पर? 450 परिवार रहते हैं इस गांव के अंदर। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। वहाँ क्या है, 80 परिवार ऐसे जो कि उच्च जाति के हैं और उनके पास भूमि का स्वामित्व तो ज्यादा है। उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति जिसे हम दलित बोलते हैं कि लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का बच्चों 1/3 है। तो वहां पर अनुसूचित जाति जो है बच्चों वो 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं बच्चों। अब क्या होता है, जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, ज्यादातर के घरों में क्या होती है, बिजली है बच्चों। अब क्या होता है वहां पर कि नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक है हाई स्कूल, ठीक है, और एक हाई स्कूल है। 2 तो प्राइमरी विद्यालय हैं और एक है हाई स्कूल विद्यालय। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है बच्चों। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से आप कीजिएगा कि क्या वहां पर है ऐसा, क्या वो गांव पालनपुर जैसा या नहीं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक काल्पनिक गांव पालनपुर की, इसकी पालमपुर की कहानी में हम किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख विधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियां जिनमें गैर कृषि क्रियाएं भी आती हैं, लघु विनिर्माण, परिवहन, ठीक है, दुकानदारी आदि शामिल होते हैं। इन उत्पादनों में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ क्या होता है बच्चों, उद्देश्य
उत्पादन उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं उत्पादित करना है जिनका हमें आवश्यकता हो। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों की ऐसी वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करे जिसकी जनता को आवश्यकता हो। ऐसे ही नहीं फालतू में कुछ भी करते जाए, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहली आवश्यक होती है भूमि। कोई भी चीज का उत्पादन कहाँ होगा? धरती पर, कहीं और आसमान में तो होगा नहीं ना। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज होते हैं। दूसरा आवश्यकता क्या होती है? श्रम। क्या होती है बच्चों? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। क्या होगा? अब देखो भूमि तो हमारे पास है, लेकिन जब तक उस पर कोई काम करने वाला नहीं होगा तो उत्पादन कौन करेगा? लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। ठीक है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने, कुछ में होता है जिन्हें मैं पढ़े लिखे चाहिए, और कुछ होते हैं जो कि शरीर से काम करते हैं, श्रमिक चाहिए होते हैं। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो दूसरा हो गया, पहला हो गया भूमि, दूसरा हो गया श्रम। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदे क्या आती है? अब बच्चों देखो हमारे पास भैया क्या है? भूमि भी है, श्रम भी है, लेकिन जब तक पैसा नहीं होगा, पूंजी लगाने के लिए नहीं होगी, तो हम उत्पादन किस चीज़ का कैसे करेंगे? अब क्या होता है बच्चों की औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों से अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान को हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि आते हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन भी कई वर्षों तक प्रयोग होता रहता है। इन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी पूंजी। क्या होता है बच्चों? पहली होती है औजार, मशीन, जिसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं भौतिक पूंजी में। ठीक है। जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर। ठीक है। और किसानों का हल, औजार, मशीनों को भवन का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए स्थायी होते हैं। कच्चा माल और नकद मुद्रा। ठीक है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की, जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उत्पादन किस चीज का करोगे फिर? जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली क्या होती है? मिट्टी। ठीक है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने वाली जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों को भी आवश्यकता होती है। भाई कुछ खरीद रहा है मुझे, मान लो, ठीक है, बीज खरीदने या और भी चीज़ें उसमें खाद डालने के लिए खरीद, या कुछ भी कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं बच्चों। कच्चे माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कच्चे माल और नकद पैसों को कार्यशील पूंजी, जो कि कार्य करने के काम में आती है जो पूंजी। औजार, मशीनों तथा भवनों में भिन्न भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समान हो जाती हैं। अब एक चौथी आवश्यकता होती है। क्या होती है? आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होगी। भैया नॉलेज भी चाहिए। आजकल इसे मानव पूंजी, क्या बोलते हैं? इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में क्या होता है बच्चों? मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में कर लेंगे। ठीक है। कारखाने, मशीनों पर कार्य करते श्रमिक दिखाए गए चित्र में उत्पादन प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। ठीक है। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की आप यहाँ से देख के पता लगा लोगे। ठीक है। मशीन जो है वो स्थायी पूंजी हो गई। ठीक है। ये बंदा श्रम कर रहा है। ठीक है। और भूमि पे करेगा ही। अब क्या होता है बच्चों कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन क्या होता है? भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित जोड़ के संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? उत्पादन के कारक। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। ठीक है। पढ़ो। पालमपुर में खेती। भूमि स्थिर है। देखो भूमि हम जानते हैं वो कहीं जाएगी नहीं, तुम्हारा घर कहीं दूसरी जगह नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ है और तुम कहो कि आपकी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच जाए, तो वो नहीं है, घर वहीं की वहीं रहेगा बच्चा। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं, यानी 25% लोग ही दूसरा काम करते हैं, बाकी 75% जनसंख्या क्या करती है? कृषि पर ही निर्भर रहती है। वह किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर है। जो खेती में भूमि हो रही है वो ना तो बढ़ रही है ना घट रही, वो स्थिर है बच्चों।
पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ बच्चों। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश अब नहीं है बच्चों। वहाँ पर अब क्या होता है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या होती है बच्चों? हेक्टेयर होती है। क्या होती है? हेक्टेयर। भूमि किससे मापते हैं? हेक्टेयर से। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर क्या होता है? 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र को तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? 1 हेक्टेयर के मैदान क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से? क्या है आपका वो स्कूल का मैदान 1 हेक्टेयर? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? वो कह रहा है कि क्या उसी भूमि से जितनी है हमारे पास स्तर, उसमें अधिक पैदावार करने का कोई तरीका हो सकता है? तो कह रहा है यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। ठीक है, पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। ठीक है, बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। क्या उगता है पालमपुर में बरसात के मौसम में? ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा कैसी फसल है बच्चों? खरीफ की फसल हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच क्या करी जाती है? आलू की खेती। अक्टूबर और दिसंबर के बीच क्या करी जाती है बच्चों? आलू की खेती। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में क्या करते हैं? गेहूं उगाते हैं। अक्टूबर दिसंबर के बीच में आलू की खेती करते हैं। उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसका वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को क्या करा जाता है बेचा जाता है। ठीक है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई को सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह भी पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों में ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, आप चलाओगे पानी तेज आएगा तो ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हो। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए पर जल्द ही किसानों ने भी अपनी निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक है, 1970 के दशक के मध्य में ही। भाग में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, भारत में और सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदान के अंतर्गत हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के क्षेत्र में 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली बोलते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू को पैदा कर रहे हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र हो आपका, वहाँ पर फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु देखी जाती है। अगर वो अकॉर्डिंग टू दैट होती है तभी वहाँ पर फसलें हो सकती हैं। हर जगह हर फसल नहीं हो सकती। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु का बहुत बड़ा योगदान और महत्व होता है बच्चों। ठीक है, और मौसम का भी, वहाँ पानी की सुविधा कितनी है, वहाँ आपका सिंचाई की सुविधा कितनी है, कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, बहुत चीज़ें होती है मेरे बच्चों, मेरे लालों। अब क्या होता है, विभिन्न फसलें जैसे गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू। अब आइए चर्चा करते हैं कि सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करते हैं। आरेख क्या दर्शाता है? कक्षा में चर्चा करना। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों? जैसे ये क्या कहते हैं, 1950 से लेकर 1951 तक 129 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जुताई होती थी। फिर 90 से 91 तक 157 हुआ। ठीक है, 2001 से 1 तक 156 हुआ, कम हुआ। फिर
कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, 12-13 में फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। अब वो कह रहा है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिक्स 2017 से लिया गया है ये डेटा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग द्वारा। इसमें क्या होता है, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। ठीक है, आप क्या कह रहा है ये कि अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर हमें भरना है। ये तो पालमपुर के अकॉर्डिंग दी हुई है बच्चों। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करके। पहले है कि 2-3 फसलें उगा लो, दूसरा है कि अच्छी टेक्निक का यूज कर लो। उपज की भूमि के किसी एक टुकड़े में ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाक्रम बच्चों कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर और दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर लेते थे। ठीक है, यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध होता था और इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था, पैसे बच जाते थे। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, HYV बोलते हैं, ठीक है, के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में एक ही पौधे से ज़्यादा आधुनिक कृषि के तरीके, HYV बीज रासायनिक उर्वरक आदि, अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ठीक है, सिंचाई और आपका आधुनिक कृषि विधियाँ, इस तरीके से नई नई तकनीक भी। अब क्या दिया हुआ है कि फसल का नाम, किस माह में बोई जाती है, किस माह में काटी जाती है, सिंचाई का साधन क्या आप लेते हो, ये सारी चीज़ बनाई जाती है। अब क्या कह रहा है बच्चों कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा क्या होने लगी बच्चों, पैदा होने लगी। देखो बच्चों, जब हम नई टेक्निक लेंगे, ठीक है, और नई नई टेक्निक हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पुरानी टेक्निक में हमें वो फ़ायदा नहीं हो रहा, तभी तो हम यूज़ करेंगे। अगर वही चीज़ में लेंगे तो हम क्यों लेंगे नई तकनीक, ठीक है। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। वो कह रहा है यदि अति उपज प्रजाति वाले बीजों से अधिकतम उपज, जो कम उपज दे रहे हैं उससे अगर अधिक उपज लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी देना होगा, रासायनिक खाद देनी होगी और कीटनाशक देने होंगे, जिससे कि कीट जो से खराब ना करें फसल को। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही क्या थी, संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग कर लिया था। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का क्या करा बच्चों, प्रयोग करा। ठीक है, उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीद ली, ठीक है, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया और उन्हें इससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हो गई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने का अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अब क्या होता है बच्चों, बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर होता है। 1956 से लेकर 66 तक, 1970 से लेकर 71 तक और 80 से लेकर 81 तक, 90 से लेकर 91 तक ये दालों का उत्पादन दे रखा है और ये गेहूं का उत्पादन दे रखा है बच्चों। अब क्या दे रखा है, एक आरेख बनाकर दिखाइए कि हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल हुई। विचार विमर्श कीजिए। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या होती है। पहले की तुलना में कृषि आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई, पैसा तो लगेगा ही जब नई नई टेक्निक खरीदेंगे। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात करके यह मालूम कर लीजिएगा आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती इन विधियों में से किसका वह उपयोग करते हैं। सिंचाई के क्या स्रोत यूज करते हैं, कृषि भूमि के कितने भागों में सिंचाई होती है, ठीक है, जिसमें बहुत कम, लगभग आधी या अधिकांश या सारी। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। ठीक है, अब है आपका क्या तीसरा पॉइंट कि क्या भूमि बच्चों यह धारण जो है कर पाएगी। ठीक है, अब वो ये देखते हैं पालमपुर में
तो यहाँ क्या होता है कि भूमि एक होता है प्राकृतिक संसाधन, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत होती है बच्चों। वैज्ञानिक रिपोर्टों से हमें यह संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूम जल स्तर क्या हो गया, कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता और भूम जल जैसे पर्यावरण साधन कई वर्षों में क्या होते हैं बच्चों, बनते हैं। एक बार नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें पुनः जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल क्या करनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि वैज्ञानिक रिपोर्टों से हमें यह संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से क्या हो गई, मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई, अब वो अच्छी नहीं रही, उत्पादन नहीं कर पाएगी। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमजल स्तर भी क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता एक और भूमजल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। ठीक है, अब है सुझाई गई क्रिया। अखबार पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री यह बताते अपने शब्दों में एक पत्र लिखे कि कैसे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। उन्होंने रासायनिक उर्वरक को कैसे बेकार हो सकता है उनके बारे में बताया। पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर देते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक रसायन से बने होते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, सूक्ष्म अवयवों को भी नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ होता है कि उनके प्रयोग के कुछ समय बाद मिट्टी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी बच्चों, कम उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था, डाउन टू अर्थ नई दिल्ली से लिया गया। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करा बच्चों, कम कर दिया। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और अन्य लागतों का प्रयोग करना पड़ता था। इसका मतलब है कि वहाँ की खेती लागत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब है बच्चों कि पालमपुर के किसानों में भूमि में किस प्रकार वितरित है। जो पालमपुर के किसानों में भूमि जो है, अब वो कह रहे हैं ठीक है कि पालमपुर के किसानों में भूमि को है वो बच्चों किस प्रकार से वितरित है। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी गांवों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार की जो आमदनी होती है वो नहीं होती जितनी चाहिए। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर क्या करता था, खेती करता था। ठीक है, यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना क्या कर रहा था, गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। अब क्या था, पहले 2.25 से 0.75 हेक्टेयर प्रत्येक के पास आ गई। अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वर्षा के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरे गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। खेतों में कार्य, गेहूँ की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव, देखो ये सब यहाँ बच्चों क्या करा गया है, दिखाया गया। आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से जुताई भी बताई गई है। अब क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं बच्चों कि चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो। क्या कह रहे हैं, छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को, किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर खेती क्यों करते हैं। आरेख 1.1 में भारत में किसानों द्वारा उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का विवरण नीचे दिया गया है। अब क्या कृषि क्षेत्र और कृषकों की संख्या है।
मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक वाले। ठीक है, और ये क्या है, सीमांत है छोटे कृषक, ये जो अंदर दिया गया छोटा सा। अब क्या होता है बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? व्याख्या कीजिए। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? ठीक है, भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। मजदूर और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर ले लेते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्य को चित्र 1.6 में पहचानिए, किसमें, 1.6 में, और इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके वे काम करते हैं। मजदूरी क्या होती है, वो नकद मिलेगी या वस्तु जैसे अनाज के रूप में मिल जाएगी। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिल जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में, देखो पहले आप ऊपर पढ़ो, देखो जो आपके खेतों में जो काम करने वाले जो आएंगे श्रमिक, वो कैसे आएंगे, या तो उनके पास भूमि नहीं होगी या बहुत छोटी भूमि होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी होगा कि उनको मजदूरी के रूप में या तो पैसा मिल सकता है या अनाज मिल सकता है, भोजन भी मिल सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, या तो वो खेतों में जो काम करने श्रमिक आएंगे तो वो दैनिक कार्य करेंगे या फिर वो एक साल के लिए रख लिए जाते हैं। डाला क्या है, पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये रखा गया है। ठीक है, 2017 में, लेकिन डाला को मात्र मिलता है 160 रुपये। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। ठीक है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर श्रमिक ज़्यादा होंगे और काम कम होगा, इसलिए कम में भी मान जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि अन्य खेतीहर श्रमिक है। ठीक है, डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से ही हैं। अब क्या होता है, चर्चा करते हैं। डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं? गोसाईपुर और मझूली उत्तर बिहार का क्या है, 2 गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य परिवार गांवों में रहता है। लोग प्रवास क्यों करते? जब उन्हें काम नहीं मिलता तो दूसरे शहर में चले जाते, उस या राज्य में, उसे ही प्रवास बोलते हैं। क्या आप इस बात की व्याख्या करते हैं कि गोसाईपुर मझोली के प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह का काम करते होंगे? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या होती है? आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है बच्चों, पैसा नहीं होता। अब क्या होता है, वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से पैसा ले लेते हैं और अपनी लागत जो उनका खर्चा आता है उसकी पूर्ति कर लेते हैं कर्ज लेके व्यापारियों से। ऐसे कर्जों पर उन्हें ब्याज की दर भी ऊंची देनी पड़ती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। क्या है? सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी एक तय जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो बीज तो खरीद लेती है और कीटनाशक, लेकिन उसे पानी खरीदने और खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है नगद पैसों की। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। वह जो कि 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। मतलब 24%, 100 रुपये अगर वो कर्ज ले रही है तो उसे 124 रुपये देने पड़ेंगे।
ठीक है। जो ब्याज की दर बहुत ऊंची दर है। सविता को भी यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम से उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये पर प्रतिदिन काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। तीनों बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। ठीक है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेतों से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। वे किसानों की बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी। हमने उत्पादन के 3 कारकों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा बच्चों। आइए अब हम दिए गए रिक्त स्थान को भरते हैं। क्या होता है कि उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन को सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसा अनेक लोग हैं जो गांव में खेती और मजदूरी के रूप में कार्य करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमि पर हीन परिवारों से हैं, ठीक है, या तो उनके पास भूमि नहीं है या भूमि है बहुत कम। ठीक है। उन्हें क्या आएगा या कम, बहुत कम। ऊपर हमने पढ़ा था, आप खुद भी पढ़ना। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। ठीक है। अब क्या होता है, कृषि भूमि का क्षेत्र डैश है, इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी डैश रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। कई छोटे किसान हैं, ये आप ऊपर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। खेती करते जिनकी स्थिति भूमिहीन खेती मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान उसमें या तो करेंगे 2-3 फसल उगा देंगे या नई नई तकनीक का उपयोग करेंगे और इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। खेती की आधुनिक विधियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किसकी? धन की। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ हैं, उत्पादन के दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। ठीक है। भूमि और पूंजी। भूमि प्राकृतिक संसाधन है जबकि पूंजी मानव निर्मित है। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि हमेशा स्थिर रहेगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह से देखभाल करें। अब देखो यहाँ क्या होता है, भरण फिल करने हैं ऊपर से एक बार अच्छे से पढ़ के। अब क्या होता है बच्चों, हम ये रखे था, आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्ट खरीदा है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति और भी ज़्यादा बेकार है या अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं।